Hello students, my name is Sunita Tripathi and welcome to my class 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का ये 4th वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। तो ऐसे ही आगे भी जहाँ भी पॉसिबल होगा हम घर का ही सामान यूज़ करके और छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे और केमिस्ट्री को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे ताकि फाउंडेशन हमारा बहुत अच्छा तैयार हो, ताकि उसके ऊपर मजबूत बिल्डिंग बने। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ते समय हम कुछ टर्म्स यूज़ करने वाले हैं जिनको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो टर्म्स मैंने लिख रखे हैं पहले से, इनको एक के बाद एक समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, कोई ऑब्जेक्ट कितना घना है। इसका प्रॉपर डेफिनेशन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब जैसे हमारे पास मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी डेंसिटी हमको पता करनी है। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसका हम कोई भी एक यूनिट ले लेते हैं, मान लो हमने यूनिट लिया सेंटीमीटर, तो हम इस ऑब्जेक्ट का ये जो है लेंथ ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, उसके बाद इसकी विड्थ ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों 1-1 सेंटीमीटर। तो ये जो पोर्शन कटेगा ना, 3 डायमेंशनल क्यूबिकल पोर्शन जो होगा, इसका जितना भी मास होगा वो इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी। तो हम क्या कहेंगे? मास पर यूनिट, यहाँ पे हमने यूनिट लिया है सेंटीमीटर। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब अगर हमने सेंटीमीटर लिया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है डेंसिटी। तो अगर इस एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और उस एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल उस सब्सटेंस के, उस ऑब्जेक्ट के कम होंगे तो डेंसिटी भी कम होगी। नेक्स्ट है रिजिडिटी, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन शेप ऑन अप्लाइंग प्रेशर। मान लो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम प्रेशर लगा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, इस पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, इसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस टेंडेंसी को कहते हैं रिजिड। तो ये दोनों सब्सटेंस कैसे हैं? रिजिड हैं। तो जब शेप चेंज ना हो प्रेशर अप्लाई करने पर तो वो सब्सटेंस कहलाता है रिजिड, और इस टेंडेंसी को हम कहते हैं रिजिडिटी। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, टेंडेंसी टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर हमने प्रेशर लगाया और उस सब्सटेंस का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो हम कहेंगे कि वो कंप्रेसिबल है। जैसे मान लो हमने ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस ले ली, ये सब गैस के पार्टिकल्स, हम जानते हैं गैस के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। इसमें हमने गैस ली और इसका वॉल्यूम है इतना, इस गैस का वॉल्यूम ये है। अब हमने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन को हम अंदर की तरफ ढकेल रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं, इसके ऊपर हमने वेट रख दिया तो ये पिस्टन क्या कर रहा है? इस गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। जब ऊपर से इस पर गैस पर प्रेशर पड़ेगा तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे ना वो पास पास आने लग जाएंगे, वो पास पास अरेंज होने लग जाएंगे और ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। अब ये पिस्टन नीचे आते आते सपोज यहाँ तक पहुँच गया, ये जो पार्टिकल्स थे वो सब इस एरिया में आ गए, तो क्या हुआ? अब इस गैस का वॉल्यूम कितना है? ये है, पहले इतना था, अब गैस का वॉल्यूम इतना हो गया, ये वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। तो गैस कंप्रेसिबल है हम कहेंगे, क्योंकि गैस ने क्या किया कि जब उसके ऊपर प्रेशर लगाया गया तो उस गैस ने अपना वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। तो ये है कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इज एबिलिटी टू फ्लो। फ्लो मतलब बहना, जो सब्सटेंस फ्लो करेगा, बहेगा, हम कहेंगे कि वो फ्लूइड है। जैसे पानी बहता है, हवा बहती है, तो पानी, हवा, ये सब फ्लूइड है, इनमें फ्लूइडिटी है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। कोई पार्टिकल मूव जब कर रहा हो तो उस समय जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर मैं छोड़ दूं तो ये मूव करते करते नीचे आएगा, तो जिस समय वो मूव कर रहा है, जब वो गिर रहा है नीचे की तरफ, उस समय इसके अंदर जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। आप किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर छत में चले जाओ, वहां से एक पत्थर अगर आपने ड्रॉप किया तो पत्थर गिरते हुए जमीन पर पहुंचेगा। तो वो जमीन पर पहुंचने के पहले और आपके वहां से ड्रॉप करने के बाद वो गिर रहा था, मूव कर रहा था, तो उस समय उसकी जो एनर्जी थी वो थी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहे हो, जैसे गैस के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, तो उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी। तो अब इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर कितनी स्टेट्स में पाया जाता है? अगर आपका जवाब है 3 तो वो गलत है। स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं 5। सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा एंड फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BEC। तो इन पांचों स्टेट को हमको पढ़ना है शॉर्ट में। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी हम कर लेंगे तो ये दोनों ही बातें एक साथ हो जाएंगी, इनकी प्रॉपर्टी को भी पढ़ना और उनमें डिफरेंस भी। तो एक टेबुलर फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं और इनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 2 स्टेट्स हैं प्लाज्मा एंड BEC, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट पे। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। ये बिल्कुल पास पास अरेंज्ड है। अब देखो इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में जो स्पेस बचा है वो मिनिमम है, बहुत ही कम है। ये अरेंजमेंट होता है सॉलिड्स में। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़े से दूर होंगे और उनके बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये स्पेस है। गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ये जो स्पेस है ये गैस का है, ये सारा स्पेस। ठीक है, तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इनके इस अरेंजमेंट पे ही। इनका अरेंजमेंट सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर हैं और गैस में बहुत दूर हैं। तो यही बातें इनकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती हैं। हम एक एक करके प्रॉपर्टी को अब डील कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता है। देखो सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, अगर हम प्रेशर लगा के इनके शेप को या वॉल्यूम को चेंज करना भी चाहेंगे तो प्रेशर का कोई असर नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए इनके ऊपर प्रेशर का असर नहीं होगा और इनका जो शेप है और वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगा। लिक्विड में क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े से दूर रहते हैं इसलिए लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे और प्रेशर उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर की शेप में हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर हमने मिल्क लिया 1 लीटर, हमने मिल्क को एक केटली में लिया तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, उसको हमने किसी भगोने में डाल दिया तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। लेकिन शेप कैसा होगा वो फिक्स्ड नहीं है, शेप वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा जिस कंटेनर में हमने उसे रखा है। गैस का ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम, दोनों ही फिक्स्ड नहीं है। इस गैस को हम जिस कंटेनर में रखेंगे उस पूरे कंटेनर को वो ऑक्यूपाई कर लेगी क्योंकि इसके पार्टिकल्स इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं और पूरे कंटेनर में वो फैल जाएंगे, तो उस कंटेनर के शेप की हो जाएगी गैस। तो ना तो इसका शेप फिक्स्ड है ना ही वॉल्यूम, क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है इसलिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है नेचर।
नेचर अब जो सॉलिड का होता है वो रिजिड होता है और इसीलिए वो हार्ड होता है। सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? रिजिड मतलब जब प्रेशर लगाएं तो उसका अपोज करना, प्रेशर चेंज, शेप का चेंज ना होना, प्रेशर अप्लाई करने पे शेप चेंज ना होना, इसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। अभी हमने पढ़ा है। तो इसके ऊपर प्रेशर अगर हम सॉलिड पे लगाएंगे तो उसका शेप नहीं चेंज होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि सॉलिड रिजिड है। उसका रीज़न यही है कि पार्टिकल्स बहुत पास पास अरेंज्ड हैं, हम प्रेशर भी लगाएंगे तो पार्टिकल और पास जाएं, इसका कोई स्कोप नहीं उनके पास, इसीलिए वो रिजिड हैं और इसीलिए वो हार्ड हैं। जबकि लिक्विड फ्लूइड होता है, लिक्विड बहता है। लिक्विड जो है वो हार्ड नहीं है, वो रिजिड भी नहीं है, वो फ्लूइड है, वो बहता है। जो गैसेस है वो हाईली फ्लूइड है, ये लिक्विड के कंपैरिजन में और ज़्यादा तेज़ी से ये फ्लो करती हैं, ठीक है। देन IPS मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस, ये सॉलिड में लीस्ट है क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए स्पेस जो है वो पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे कम होता है। तीनों के कंपैरिजन में सॉलिड में वो सबसे कम होता है। लिक्विड में मोर देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एंड गैसेस में मैक्सिमम होता है, ये जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। और इसका रीज़न क्या है? फोर्थ पॉइंट देखो, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में स्ट्रॉन्ग है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, सब सारे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, या हम बोल सकते हैं तीनों में मैक्सिमम है सॉलिड में। तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जाने नहीं देते हैं इधर। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स लेस देन सॉलिड है। लिक्विड में ये जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, इसीलिए पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से दूर दूर हैं, इसीलिए पार्टिकल्स दूर दूर हैं। एंड गैसेस में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लीस्ट है, सबसे कम है, बहुत कम है, एक्चुअली ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल है अट्रैक्शन, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी सॉलिड की हाई होती है, हाईली डेंस। अब ये पार्टिकल्स देखो बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड हैं, तो एक 1 सेंटीमीटर क्यूबिकल एरिया में, वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिकल एरिया में सॉलिड के पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा होगा, इसलिए मास भी ज़्यादा होगा, इसलिए डेंसिटी भी हाई होगी। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, इसलिए उस एरिया का मास भी कम होगा। पार्टिकल्स थोड़े से दूर होने के कारण ही लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी कम होती है। गैसेस की लीस्ट होती है, गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और भी कम होंगे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर हैं, इसलिए डेंसिटी गैस की सबसे कम होती है, लीस्ट होती है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ा, एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। सॉलिड के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, मूव नहीं होने देते हैं एक दूसरे को, तो सॉलिड के पार्टिकल्स का मूवमेंट जस्ट वाइब्रेशन होता है उनमें, वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा है, मोर देन सॉलिड। लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं, लिक्विड का मूवमेंट फ्लो करने का है, तो इसलिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होती है। एंड गैसेस की तो हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस के पास होती है, इसीलिए इसके पार्टिकल्स इधर उधर चारों तरफ रैंडम मोशन हर समय कर रहे होते हैं। देन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सॉलिड में नेग्लिजिबल है। डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं, पिछले 2 वीडियो हमने डिफ्यूजन पे किए थे। तो डिफ्यूजन की रेट सॉलिड में नेग्लिजिबल है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है। डिफ्यूजन कब होगा? जब पार्टिकल्स मूव करते हुए एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो जब सॉलिड में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ही कम है, वाइब्रेशन है जस्ट, इसलिए मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें डिफ्यूजन भी कम होगा
एक्चुअली निग्लिजिबल होगा। लिक्विड में डिफ्यूजन की रेट मोर देन सॉलिड, डिफ्यूजन सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है क्योंकि मूवमेंट इसका जो है वो कैसा है, सॉलिड से ज़्यादा है, इसलिए इनमें डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी गैसेस की सबसे ज़्यादा है, इसलिए डिफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा होगा। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है, मतलब उनमें जो दौड़ भाग है पार्टिकल्स की वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए दौड़ते भागते हुए ये जल्दी से डिफ्यूज भी हो जाते हैं। देन 8th पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। अभी हमने पढ़ा कंप्रेसिबिलिटी मीन्स टेंडेंसी टू डिक्रीज वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग प्रेशर। तो अगर आप सॉलिड में प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करने का उनके पास कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पास पास अरेंज्ड हैं, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत पास पास है, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। तो आप कितना भी प्रेशर लगाओ वो और पास जाने का उनके पास स्कोप ही नहीं है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नेग्लिजिबल है। लिक्विड में क्योंकि थोड़े से दूर दूर हैं पार्टिकल्स, इसलिए थोड़ी सी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो टू अ स्मॉल एक्सटेंट थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड्स। एंड गैसेस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, हम अगर प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास स्कोप है पास आने का, तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको कहा जाएगा कि राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो आप इस कॉलम से 4 पॉइंट लेके लिख दो, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो वो इस कॉलम में है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस इस कॉलम में है। ठीक है, तो यहाँ से आप तीनों की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ज़्यादातर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी, इनमें से कोई भी 2 या 3 प्रॉपर्टीज दे करके पूछा जाएगा कि इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे तीनों में डिफरेंस लिखो, तो वो आपके सामने है यहाँ पर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज और तीनों में डिफरेंस। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में जो 2 स्टेट बच गई हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इनको हम शॉर्ट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।